सरकार द्वारा 3 अध्यादेश नियम लागू किए गए, उसके विरोध में कल किसानों ने महारैली का आयोजन किया, जिस पर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रगतिशील किसान जसबीर तंवर। उनसे हम बात करेंगे कि लाठीचार्ज करना कितना सही था और इस पर उसका क्या कहना है और अध्यादेश नियमों को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले जसबीर तंवर जी, आपका कैथल ब्रेकिंग टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जसबीर जी, क्या मानना है, कल जिस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, लाठीचार्ज तो सुबह से ही संभावना नज़र आ गई थी सरकार की। जैसे ही मैं घर से निकला, मेरे गांव से निकलते ही, तो मुझे उम्मीद नहीं थी जिसकी, मतलब गांव से निकलते ही रास्ते पर पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी। रैली में जाने वाले हमें भी रोका गया कि आप नहीं जाएंगे। तो मैंने वहाँ उनसे भी कहा कि आप गलत कर रहे हो ये चीज़, और उन्होंने भी माना, पुलिस वालों ने भी, कि गलत है, लेकिन क्या करें, हमें आदेशों का पालन करना है। तो मुझे वहीं समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ सरकार के मन में है, और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, पता नहीं सरकार क्या चाह रही कि किसानों के प्रति इतनी कठोर क्यों है। अगर इन अध्यादेशों पर सरकार इतनी कहती है कि बड़ी बड़ी बातें सरकार के लोग कर रहे हैं, तो क्यों किसानों को आसानी से इकट्ठा नहीं होने दिया? वहाँ अध्यादेशों पर ही तो बात होनी थी। अगर सरकार को लग रहा है कि ये आप ठीक कर रहे हो, तो क्यों नहीं जनता के बीच उन बातों को जाने दे रही? मुझे इसके अंदर सरकार की कुछ गलत मंशा नज़र आती है, जिस पे इतनी कठोरता से मैं सुबह ही जब ये देखा कि पुलिस, पीपली कितनी दूर है हमारे गांव केवड़क से, जब उसके बाहर निकलते ही पुलिस खड़ी है, तो ये लगा के कहाँ से लोग आ सकते हैं, तो मुझे था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है और सरकार इसका राजनीतिकरण करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत थी उन किसानों पर लाठीचार्ज करने की। ये कह रहे हैं कि हमने कोरोना के कारण ये किया, तो ये हर जगह इनके लोग हज़ारों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ समस्या नहीं आती। मैं तो एक चीज़ देख रहा हूँ, सरकार इस कोरोना की आपात स्थिति को एक अवसर बना रही है, जहाँ उनको जिसके खिलाफ कुछ करना होता है तो कोरोना का बहाना बनाकर सरकार एक्शन ले लेती है। और मैं कहता हूँ, इसकी हम कठोरता से तो क्या कह सकते हैं, तो समय आने वाला बता देगा। मुझे नहीं लगता कभी भाजपा की सरकार दोबारा हरियाणा में आएगी, और जो किसानों पर इन्होंने अत्याचार किया, किसान एक एक चीज़ का इनसे बदला लेगा। जसबीर जी, अगर बात करें अध्यादेशों के लेकर, अगर बात करें तो अध्यादेशों की जानकारी जहां तक हमने देखा, किसानों को पूर्णतः से जानकारी नहीं है। क्या मानना है कि जो अध्यादेश हैं, वो अध्यादेश जो है कहां पर दिक्कत दे सकते हैं आड़ती और किसानों के लिए? देखिए, 3 अध्यादेश हैं। एक है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जो 3 पेज का है, और एक है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, मतलब व्यापार और वाणिज्य खेती का, और तीसरा है जो फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। ये तीनों सरकार ने इस कोरोना के काल में आड़ में, अभी सरकार कह रही है कि हम चर्चा कराएंगे, मतलब चर्चा से बचने के लिए नहीं, इस काल में बिना किसी चर्चा के चुपचाप से इन ऑर्डिनेंस को पास किया है। तो मैं इन तीनों चीज़ों पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कहाँ खतरा है किसान के लिए। देखिए, एक है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, मतलब पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ों का भंडारण नहीं कर सकते थे, सरकार ने उसमें 1955 में अमेंडमेंट करके उनका भंडारण कर दिया। पहला खतरा, कभी भी किसी भी चीज़ को भंडारण करने की जो व्यवस्था थी वो किसान के हाथ में कभी नहीं रही। ये काला बाजारी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। किसान के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी फसल को लेकर कहीं उसे रोक ले और फिर बेचे। ये समस्या किसान के लिए, कोई बड़ी कंपनी आएगी, किसानों की फसलों को रोकेगी, और काला बाजारी की जो देश में समस्या हो सकती है वो की जा सकती है, और किसान की फसल की कीमत को भी प्रभावित किया जा सकता है। खतरा एक इसमें है। दूसरा है ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें कहा जा रहा है मंडियों को बंद किया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से आड़तियों का जो काम करने का तरीका और मंडी है, इस ऑर्डिनेंस में कठोरता से सरकार ने एक्शन लिया है। पता नहीं क्या इनके मन में है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं 2006-07 के आसपास में एक कंपनी में काम किया करता था, जैविक खेती से संबंधित चावल निर्यातक एक कंपनी थी, जैविक चावल हम उगवाते थे। तो उस समय जब मैं ट्रेनिंग और ये चीज़ें देखता था, तो मुझे उस समय एक चीज़ थी कि एक इंटरनेशनल एजेंसी थी जो इसकी रजिस्ट्रेशन की थी, और वो क्या करते थे, आकर जब उनकी ऑडिट होती थी तो वो आकर, इंटरनेशनल कह रहा हूँ मैं, 2 इंटरनेशनल एजेंसी आकर कंपनी को जब वो सर्टिफिकेशन देती, सर्टिफिकेशन एजेंसी थी, तो वो वहाँ पर एक चीज़ मुझे उन ट्रेनिंग्स में नज़र आती थी कि आड़ती पर विदेशी बड़ी कंपनियाँ और सर्टिफिकेशन एजेंसियाँ कठोर हैं। और वो उसी समय हमसे ट्रेनिंग में कहा जाता था कि किसान से आड़ती को दूर करिए, इनके लिए और रास्ते निकालिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इन कंपनियों को क्या चिंता है भारतीय किसान की कि विदेश से कोई पॉलिसी बना रहा है आड़ती को तोड़ने की। मेरा अपना अनुमान जो है कि आड़ती किसान के लिए एक
लाइफ लाइन है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर सिस्टम की। देखिए किसान आड़ती कभी एग्रीकल्चर सिस्टम में कोई किसान जाता है तो उसकी ज़मीन नहीं लेता, ना उसकी फ़र्द रखवाता, ना कोई एग्रीमेंट करवाता, और उसके क्या पता 1 एकड़ के किसान को 5 लाख रुपए दे दे, और 5 लाख दे दिए क्या पता इमरजेंसी में फिर अगले दिन भी फिर दे दे, और कोई लिखा पढ़ी उसमें नहीं होती, कोई चेक वैक नहीं दिया जाता जैसे आजकल बैंकों की व्यवस्था है। उस एक चाहे उसको कितना ही बदनाम कर दिया गया, लेकिन एक इमरजेंसी सर्विस है किसान के लिए। और अगर किसी सेक्टर को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल कॉरपोरेट सेक्टर की एक योजना होती है कि किसी सेक्टर को ख़त्म करना है तो उसके पैसे आने की व्यवस्था को तोड़ो। एग्रीकल्चर में, भारतीय एग्रीकल्चर सिस्टम में आड़ती वो व्यवस्था है जो इसकी लाइफ सपोर्ट है, जो उनको इमरजेंसी में पैसा उपलब्ध कराती है और पैसे के कारण कोई चीज़ चल पाती है। तो अगर किसान को कंट्रोल करना है, किसान ऑर्गेनाइज नहीं है, किसान को इतनी नॉलेज नहीं है चीज़ों की, तो उसे काबू करना है। तो मुझे तब लगा था जब हमें 2006-07 में ट्रेनिंग के दौरान कहा जाता था कि जैविक खेती प्रोजेक्ट में आड़ती को बाहर करो, कि आड़ती सुरक्षा देता तो सुरक्षा को हटाओ, फिर किसान को अकेला करो और फिर उसका शोषण करो। सरकारें सोचती हैं हम सारी चीज़ें समझते हैं, तो मैं कहता हूँ सरकारें भी, सैकड़ों सरकारें बन गई हैं और सैकड़ों नेता बन गए हैं किसानों के नाम पर, फिर भी किसानों का शोषण होता रहता है। मेरे कहने का मतलब ना वो जो सरकार चला रहे लोग ना वो समझ पाते उन कॉरपोरेट लोगों की चाल को, ना सरकारें समझ पाती, तो किसान का शोषण हो सकता है। और आड़ती कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय से जुड़े हुए कारण किसान की सुरक्षा करता है और आड़ती को अलग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आड़ती, आप मुझे किसान कभी भी आड़ती का सपोर्टर नहीं रहा, लेकिन अब मैं जैसा मैंने चीज़ों को समझा है, किसान हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट है। अगर उससे हमसे अलग किया जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे डर है जो बहुत बड़ा है, और हर किसान को ये डर है, किसान को अकेला किया जा रहा है और उसको शोषण करने के लिए अकेला किया जा रहा है। फिर बैंकों की लाइनों में खड़े होंगे, कंपनियों हमारी जो ज़मीन है वो गिरवी रखवाएंगे थोड़े थोड़े पैसे के लिए, हमारे पास रास्ता नहीं होगा और ये कंपनी कॉरपोरेट सेक्टर को जाने का खतरा है। इस अमेंडमेंट में निश्चित रूप से ये खतरा है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि मंडी से बाहर आप करोगे तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप एक पैन कार्ड के आधार पर खरीदारी कर सकते हो। मंडी में आपके ऊपर टैक्स लगेगा, मंडी से बाहर नहीं तो किसान आड़ती क्या करेगा, मंडी छोड़ेगा, अन्य लोग आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है जिस पर मैं कहता हूँ सरकार को भी सोचना चाहिए कि आपका भी शायद कोई कॉरपोरेट सेक्टर पता नहीं किस तरह से चीज़ों को प्लांट करता है, तो आपका भी बेवकूफ़ बना सकता है। किसान को अकेला करने आपको चिंता नहीं है किसान की, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तीसरी चीज़ें इसमें तीसरा जो एग्रीमेंट एक्ट, मैं बहुत कुछ इनमें है, अभी हम नहीं बोल सकते, समय कम है, लेकिन एक एग्रीमेंट जो एक्ट ऑर्डिनेंस है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, कि आप किसी कंपनी से समझौता करिए, फिर आप फसल लगाइए और उस फसल के दाम निर्धारित करके आप सारी चीज़ें करोगे। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उसी जो मेरा अनुभव है एग्रीकल्चर में, जो मैं जिस कंपनी से काम करता था उस समय, मैं अपना अनुभव बता देना चाहता हूँ हमारे पास। मैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, किसान को सुननी चाहिए। उस समय ये जो 3000 और 4000 के बीच में बासमती धान का रेट आया था और बासमती धान ही हम खरीदते थे। तो उस समय मेरे पास भी, मेरी जो कंपनी का मैं इंस्पेक्टर उस समय था जैविक खेती में, तो हम फसल खरीदते थे। हमारे पास फ़ोन आया था 2006-07-8 की बात है ये। तो उस समय के आज जब भाव बढ़ रहे थे बासमती के, तो फ़ोन आया कि आज कुछ मुझे ठीक से याद नहीं 3400-3500 कुछ कहा कि इससे ऊपर नहीं खरीदना है, और दिल्ली में सभी कंपनियों के जो एक्सपोर्टर हैं उनकी मीटिंग हो गई है कि इससे ऊपर बासमती का रेट नहीं उठने देना है। तो हमें फ़ोन आया कि आप खरीदना, तो हमें समझ में आए, तो प्लानिंग के तहत कीमतों को निर्धारित किया जाता है कि आप अगर रेट बढ़ रहा है तो उसे रोक दो, इससे ऊपर कोई रेट नहीं लगाएगा तो रेट कैसे उठेगा। तो उस समय मुझे लगा कितनी खतरनाक स्थिति है किसान की चीज़ों की कीमत गिराने के लिए। उस समय ये धान पर था, वो तो उस समय तो कंपनियां भी काफ़ी थी जब वो एक हो सकती हैं। अगर आप एग्रीमेंट में कर रहे हैं तो आपने ऐसा कोई तरीका नहीं इसमें अपनाया कि अब 2-4 बड़ी कंपनियां आ जाए और वो सारे एग्रीकल्चर सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट के तहत ले लें, तो कीमतों को निर्धारित कर सकती हैं, वो कंट्रोल कर सकती, कीमतें उभरने ही नहीं देंगे, उठने नहीं देंगे। दूसरा, इसमें एक चीज़, गिराने का स्तर भी, एमएसपी कानून किसान के लिए सबसे ज़रूरी है। उसके लिए जैसे एमआरपी के तहत हम वस्तुओं को खरीदते हैं, कि हम कोई माचिस भी खरीदें कि उसका जो एमआरपी है उससे ज़्यादा खरीदेंगे तो 2 साल की सज़ा है, जो भी सरकार का प्रावधान है। एमएसपी कानून बनाना चाहिए कि कम से कम हर फसल को किसान इस तरह से अगर कोई खरीदेगा, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, तो अगर कोई इससे नीचे खरीदेगा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होना चाहिए वो बनाया जाना चाहिए। एमएसपी कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को लाना चाहिए, जिससे किसान की एक सुरक्षा होगी, एक सुरक्षा चक्र उनको मिलेगा, ताकि कंट्रोल तो, फिर मैं तो कहता हूँ ऊपर उठने को कंट्रोल कर सकती है, वो नीचे तो ना लेकर जाएंगी। अगर एमएसपी का इसमें वो चीज़ सुरक्षा डाल दी जाती है तो ये भी किसान के लिए बेहतर है। ये इसमें कहीं ध्यान नहीं दिया गया, तो ये खतरनाक चीज़ है जिससे किसान डरे हुए हैं। मतलब मेरा डर, एमएसपी तो ज़रूरी ही है,
लेकिन जो इससे भी बड़ा डर है वो है कीमत, जब किसान को फ़ायदा होने लगता है, कीमत उठने लगती है, उसे रोक दिया जाएगा। इस अमेंडमेंट में काम करने वाली कंपनियों को आप छूट दे दोगे, सो कोई आपने उनको कंट्रोल करने की व्यवस्था इसमें नहीं की है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें मोटी मोटी में यही जो किसान का डर भी है, आड़ती खत्म, किसान खत्म, कीमतें निर्धारित कर ली गई, किसान खत्म, कर्ज जहाँ से मिलता है, अगर कर्ज बड़ी कंपनियां उनकी ज़मीनों के नेम दे तो ज़मीन चली गई उसके हाथ से। ये खतरा निश्चित है। इनको बचाने के लिए सरकार ने इस पर कोई नहीं सोचा। इस अमेंडमेंट में हर जगह सरकार ने मे बी लिखा है, क्या इस पर अभी क्लियर नहीं है सरकार भी, तो किसान के लिए तो समस्या ही है। तो जसबीर जी, अगर मोटे तौर पर बात करें तो 3 अध्यादेश जो नियम लागू किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं किसानों को कहीं जो नियम है उसमें फ़ायदा है तो कहीं में नुकसान भी जो देखा जा सकता है। देखिए, एक चीज़ है, आपको वोट लेना है, सरकार कोई चीज़ बनाएगी तो फ़ायदा, ये तो नहीं कि वो किसान, उनको पता है हिम्मत क्या है किसान, वो कुछ दिखाकर, मतलब कुछ दिखाकर, जैसे 2022 में हम दुगनी कर देंगे आमदनी और वो चीज़ें, ये बदलाव की, मैं इस चीज़ के, देखिए वो कह रहे हैं कि हम बड़ा बदलाव कर देंगे, और जैसे भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जैसे आज तक नहीं हुआ किसान के लिए, वो ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ा बदलाव कर देंगे। क्या ऐसी चीज़ें पहले नहीं हुई किसान के लिए? पहले भी बहुत सी सरकारों ने ऐसे वायदे किए हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, जब आप बड़े बदलाव की बात करते हैं और उसमें कुछ छोटे छोटे छिद्र आप छोड़ देते हैं जो उसके लिए नुकसानदायक होते हैं, जो किसान को भी समझ में नहीं आते हैं, तो वो बड़ा बदलाव करने की बात आपको इतनी झूठी लगती है जिससे किसान का हौसला टूटता है और किसान उम्मीद तोड़ जाता है कि कोई और आएगा जो बदलाव की बात करेगा, क्योंकि वो देख चुका होता है कि पीछे भी बहुत से बदलाव किए गए हैं। ऐसा ही सरकार के साथ है। आपने छोटी छोटी चीज़ें इस अमेंडमेंट में मुंह धोके एक चीज़ का और उसको बीमार हालत में आपके सामने, हमारे सामने पेश कर दिया, तो ये कहेंगे हमने, और दूसरा किसान को बदनाम कर दिया जाएगा कि किसान के लिए इतना बड़ा हम बिल ले आए। बदनाम करने की योजनाएं चल रही हैं, जैसे पानी बर्बाद कर रहा है किसान, धुआं प्रदूषण किसान कर रहा है, ऐसे ही कहेंगे हमने इतनी बड़ी योजनाएं लेकर आए थे, किसान उसमें सफल नहीं हो पाया। इसमें प्रॉब्लम यही है कि आप सच्ची नीयत से, ठीक नीयत से आप काम नहीं कर रहे। अब कह रहे हैं सरकार के लोग कि हम संवाद करेंगे किसानों से। आपने ऑर्डिनेंस रातों रात छुप छुपा के निकाला है। उस समय आप ये क्यों नहीं कहा आपने कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ सुधार चाहते हैं और हम सिफारिशें चाहते हैं किसानों से, किसान बताएं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सभी किसान संगठनों से पूछना चाहिए था। अब आप जानबूझकर सिर्फ अपनी गलती नज़र आ गई है सरकार को, किसान जैसे संगठित हो रहा है, तो उस गलती को छुपाने के लिए फिजूल की बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। जसबीर जी, एक बात और करें, भाजपा के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि इन अध्यादेशों के द्वारा जो है ऑनलाइन बाज़ारों से में लाने की जो कोशिश की जा रही है, पुराने जो नियम है उनको बदलने की कोशिश की जा रही है, तो जो नई तकनीक जो इस्तेमाल की जा रही है वो कितना सही है आपके मायने में अगर बात करें? देखिए, मैं एक चीज़ मैं कहता हूँ, नया दौर है और मैं इसका पूरा पक्षधर हूँ। मैं किसान हूँ, मैं नेट हाउस फार्मर हूँ, नेट हाउस में खीरे की खेती करते हैं हम। मैं बिल्कुल, मेरे पास में मैं भी सोचता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार होना चाहिए। किसान बेचारा इतनी मेहनत के बावजूद भी अपने घर को चलाते हुए कर्जमंद हो रहा है और उसको बदनाम किया जाता है कि आप खर्चा ज़्यादा करते हैं। मैं भी उस सुधार के, लेकिन सरकार खुद ही, देखिए मैं इसमें प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब ए डिफरेंट प्रोसीजर ऑफ पेमेंट बाय फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन में प्रिस्क्राइब। अभी तक सरकार क्लियर नहीं है कि इस में, हर जगह में लिखा हुआ है। अगली है, जैसे इन्होंने कहा है कि ये पैन नंबर से कोई खरीदारी करेगा, उसमें भी लिखा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 और सच अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब पैन धारक कोई खरीदारी कर सकता है और सरकार निर्धारित करेगी, ऐसा ही कुछ इसके आसपास का। अभी तक कुछ निर्धारित नहीं, बहुत सी चीज़ें निर्धारित नहीं की। फिर आप ऑनलाइन फार्मिंग के लिए किसान, मैं भी कहता हूँ ऑनलाइन फार्मिंग, ऑनलाइन प्रोड्यूस हमारा बिकना, हमारी फसलें बिकनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपने सिर्फ नाटक किया है, आपने उस पर कुछ होमवर्क किया ही नहीं। किसान, एक चीज़ बताइए, मेरी चीज़ बिक रही है, अब तो इतना अनपढ़ किसान भी नहीं, किसान भी पढ़ा लिखा है, उसको भी लिया जा सकता था इन चीज़ों में। किसान संगठनों से बात की जा सकती थी, वो भी किसान संगठन भी किसी बदलाव के विरोधी नहीं, लेकिन उनसे पूछा ही नहीं गया, उन पर थोप दिया गया। अगर वो इसके खिलाफ कह रहे हैं इसमें गलत हो तो उनको लाठियाँ मारी जा रही है। तो यहाँ मुझे एक चीज़ खतरनाक लगे, नीयत में खोट नज़र आता है कि आपकी नीयत कहीं और की है, किसी और के द्वारा आप ड्राइव किए जा रहे हैं। तो इससे डर लगता है कहीं ऑनलाइन के चक्कर में किसान, ऑनलाइन हो, हम भी चाहते हैं नई तकनीक आए, लेकिन उस नई तकनीक के चक्कर में हम जो हमारे हाथ में, जैसे आपने सोचा होगा, सुना होगा, पहले मैं अक्सर कहता हूँ कि पहले किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की लड़ाई लड़ता था। तो एक किसान ने ये हमारी मीटिंग में एक उदाहरण दिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब किसान कह रहा है कि हमें MSP कानून लाओ। मैं भी कहता हूँ कि उन किसान भाई ने कहा, किसान नेता ने, कि हम पहले कहते थे हमारे पास रोटी है, हमें सब्जी दीजिए। किसान ने सरकार ने सब्जी छीन ली।
तो सॉरी रोटी छीन ली, अब हम कहते हैं सब्जी छोड़ो हमें रोटी दे दो। हमें यही डर लग रहा है इन ऑनलाइन और इन चीज़ों के चक्कर में, जब तक पॉलिसी क्लियर नहीं है तो कहीं हमारी रोटी जो बची कुची वो भी ना छीन ले। जसबीर जी, बात करें अगर कोई बड़ी कंपनी अगर किसान के साथ उसकी फसल खरीदती है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही थी, तो कॉन्ट्रैक्ट तो किसान की शर्तों पर जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से किया जाएगा, तो इसमें तो किसान की शर्तों पर ही जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो फिर इसमें जो किसान को फ़ायदा होगा तो वो फिर इसमें समस्या कहाँ आएगी? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अक्सर लोग बीमा कराते हैं, पढ़े लिखे लोग, क्या उनको लगता है उनकी सारी शर्तें उन्होंने पढ़ ली होंगी उस कॉन्ट्रैक्ट की? लगता है आपको? ऐसा नहीं होता। मतलब वही है कि शर्तें होती हैं लेकिन साइन करवा लिया जाता है। साइन करवा लिया, अक्सर ऐसा होता है। किसान को तो बेचारे को जो वो लोन ले रहा है बैंक से, उसको वो फार्म दिया जाता है उसमें क्या क्या शर्तें उसे वो पता नहीं होती है। दिक्कत मैं ये अभी भी मैं बात, सरकार कहती है हम शिक्षा में सुधार को लेकर आए हैं कि उसमें भी वो लेकर आए हैं, बिल एक्ट लेकर आए हैं शिक्षा सुधार का, तो वो भी मैं पढ़ रहा था। तो उसमें एक चीज़ आपने देखी कि पूरा हंगामा मचा था केंद्र सरकार की तरफ से कि स्थानीय शिक्षा जो भाषाएं हैं उनमें बच्चों को 5वीं तक पढ़ाया जाएगा, तो वो स्थानीय भाषाओं को छूट देती है। और दूसरा, भाजपा सरकार, मैं भी पक्षधर हूँ हिंदी का, कि हिंदी को पूरे देश में फैलाया जाए। लेकिन मैं अमेंडमेंट देख रहा था, आपको लगता है पूरे देश में कोई किसान ऐसा होगा जो अंग्रेजी पढ़ता होगा? कुछ अभी पढ़े लिखे लोग जो खेती से बेचारे, मुझे लगता है 80% किसान ऐसे जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। या तो पंजाब का किसान पंजाबी में समझ सकता है, हरियाणा के किसान बेचारा हिंदी में समझ सकता है, तमिलनाडु का किसान तमिल में समझ सकता है, केरल का किसान मलयालम में समझ सकता है। किसान की बात कर रहा हूँ, वैसे वहाँ अंग्रेजी होगी, दक्षिण भारत में अंग्रेजी होगी, लेकिन वो अपनी स्थानीय भाषा में समझेगा। मैं तो यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र का आदमी हूँ। जब मैंने अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ढूंढे तो ये सारे अंग्रेजी में, हिंदी में क्यों नहीं? सरकार ने, जब सरकार कह रही है हम किसान से उसकी राय लेना चाह रहे हैं, उनसे बात कर, पहले ही दिन आपने हिंदी में क्यों नहीं लेकर आए? किसान को उसके जीवन का निर्णय किया जा रहा है, किसान की ज़मीन का निर्णय हो रहा है, देश के भविष्य का निर्णय हो रहा है, उसकी भाषा में आप हिंदी की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात भाषणों देते हैं, तो क्यों नहीं हिंदी में आपने दिया? आपका एग्रीमेंट आएगा, आपने एग्रीमेंट में क्या होगा? अंग्रेजी में कुछ चीज़ें लिखी होंगी, किसान को समझ नहीं आएगा, कंपनी का आदमी आएगा, साइन करा कर ले जाएगा, वो कोर्ट में खड़ा रहेगा। हाँ, ये कहते हैं हमने कोर्ट में नहीं, ये बात जाना, इसके बाद कोर्ट की, इसमें आप बात बीच में आ गई कि कोर्ट में नहीं जा सकती कोई पार्टी, इसमें ये भी लिखा है, लेकिन उससे साइन ऐसी जगह कराएगा जहाँ SDM के पास जाएगा वहीं टूट जाएगा, वो उसे समझ ही नहीं आएगा। इसमें क्या होना चाहिए था, तो मेरी तरफ से होना था निगरानी समिति। पहला नंबर, जो सरकार की तरफ से जो बिल है, जो एग्रीमेंट ये बनाएंगे, एक्ट बनाएंगे, अभी एक्ट का रूप लेगा अध्यादेश, तो इस एक्ट में क्या होना चाहिए? जैसे जिला स्तर पे जो इकाइयां हैं, किसान से जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पहले तो वो उसकी स्थानीय भाषा में होना चाहिए। दूसरा, किसी भी उसके पास जो लोग हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो उसके पास पंच है, या जो वो प्रतिनिधि एक नियुक्त कर सकता है समझने वाला, उसके साइन उसके साथ होने चाहिए कि मैंने एग्रीमेंट को बढ़िया से अपनी भाषा में मुझे समझाया गया है। और वो गांव का सरपंच हो या कोई भी, जिस आदमी को वो किसान चाहेगा मेरे पास बैठे, और उस एग्रीमेंट को सही से किसान ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उस शर्तों को, इसकी निगरानी के लिए भी एक सरकारी कर्मचारी होना चाहिए जो किसान से साइन करा के लाए कि आपने ये चीज़ पढ़ी थी, मेरे पास कॉपी आई है, आपने पढ़ी है, तो फिर साइन होने चाहिए। एक निगरानी समिति ऐसी, किसान को अभी तो यही जागरूकता नहीं, आपसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या कराया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो दिक्कत क्या है? कॉन्ट्रैक्ट तो हो, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं समझ में आता किसान को बेचारे को। तो ये चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट, हर जो चीज़ में बदलाव किया जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के, उसकी हर जगह पर अलग निगरानी की व्यवस्था की ज़रूरत है, तभी बच पाएंगे, नहीं तो किसान मारा जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट जो कागज होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं और काफ़ी में होते हैं जो किसान नहीं समझ पाता, लेकिन उस टाइम ताबड़तोड़ में साइन करवा लिए जाते हैं। जब वो लोन की बात हो, चाहे वो किसी चीज़ की बात हो, साइन कर दिए जाते हैं, लेकिन वो पूर्णतः से हिंदी में हो ताकि किसान समझ पाए। बिल्कुल सही। जसबीर जी, एक आखिरी सवाल आपसे, अगर बात करें, अध्यादेश के नियम जो हैं वो लगभग 2-3 महीने पहले से लागू किए गए, लेकिन किसानों को जानकारी जो है वो सही तरह से नहीं दी गई। अब पिछले रैली की बात से पहले की बात करें, 4-5 दिन से जो भाजपा के नेता हैं, जो भाजपा के विधायक हैं, वो तमाम जगह जाकर किसानों को जो किसान संगोष्ठियाँ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भाजपा के ही किसान मिलते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता मिलते हैं, आम किसान नहीं मिलता। लेकिन अब जो है भाजपा के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ जाकर, किसानों के पास जाकर किसानों से संवाद करेंगे। इसमें आपका क्या कहना है? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ, जब आप देखिए, मैं किसी के सुधार की बात करता हूँ और मैं कहता हूँ मैंने सुधार कर दिया, वो कहता आपने ये क्या कर दिया, फिर विरोध हुआ,
और विरोध के बाद मैं कहता हूँ नहीं मैं आपसे बातचीत करूँगा, आपकी मनसा पर उसको भी शक हो जाएगा और सच में ही आपके काम करने की चीज मनसा पर शंका होनी चाहिए कि आप जो चाह रहे हैं वो नहीं। आपने चुपचाप से ये चीज़ें ले आए, आपने लगा कि आपसे ज़्यादा कोई स्टडी कर ही नहीं सकता, आपने कर दी और हम इस सबके मालिक हैं, हमने जो अमेंडमेंट ले आए हम या जो ऑर्डिनेंस ले आए ये चलेगा, हम किसी की राय नहीं लेंगे। तो इससे आपकी मनसा पर सवाल खड़े होते हैं। ये पहले क्यों नहीं किया गया? अगर आप एग्रीकल्चर में सुधार चाहते थे तो आपने महीने 2 महीने भर पहले क्यों नहीं ये विज्ञापन निकाला कि किसानों के एग्रीकल्चर सेक्टर में हम सुधार की गुंजाइश रखते हैं और इस तरह से चलते हैं। ये अखबारों में चीज़ें थी और हम ऐसे एक कोई पोर्टल खोलते हैं, उस पर किसान अपनी बात रखें आकर, और हर जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर किसानों के सरपंचों को बुलाकर और इस चीज़ें मांगनी चाहिए थी कि आप क्या क्या सुधार चाहते हैं। आपने दे दिया और फिर उस पर विवाद कर रहे हैं। अब उसके इर्द गिर्द घूमेगा, आपने नई चीज़ तो कुछ ली नहीं, आप उसी पे विचार करना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें इससे अलग क्या ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि 3 अध्यादेश हैं बस, अब एग्रीकल्चर में और सुधार की ज़रूरत नहीं, बहुत से सुधारों की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ आपके चीज़ में बहुत सी चीज़ें मैं मतलब आप कहें तो मैं ऐसी चीज़ें गिना सकता हूँ जिस पर सरकार सोचती नहीं। मैं जल्दी में एक बात रखूँगा, मैं नेट हाउस फार्मर हूँ। जब नेट हाउस एक किसान के खेत में लगाया जाता है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उससे बहुत सी प्रोसीडिंग कराता है। उसमें क्या क्या कहा जाता है कि आपको अपनी पानी की जांच करानी है, आपको मिट्टी की जांच करानी है, अगर आपका खेत का खाता इकट्ठा है तो उनसे NOC सर्टिफिकेट लेना है, सबके साइन कराने हैं। उस सब लगने के बाद लाखों की सब्सिडी किसान को दी जाती, किसान खेती करता है। और अब क्या हुआ, बिजली विभाग ने जाकर ड्योढ़खेड़ी गांव में रामचंद्र नाम के किसान के खेत में छापा मारा। क्या छापा मारा? जो नेट हाउस चल रहा था उसमें 5 हॉर्स पावर की मोटर बिजली की पानी की सप्लाई के लिए दी गई थी। हाँ, कैथल में आपने उस पर खबर भी बनाई थी। तो वो उसकी सप्लाई के ड्रिप सिस्टम से सप्लाई के लिए 5 हॉर्स पावर की मोटर थी, जबकि उस किसान के पास 30 हॉर्स पावर का कनेक्शन है, वो उसका बिल भरता है। 25 हॉर्स पावर की उसकी मोटर ट्यूबवेल में है, 5 हॉर्स पावर का उसका अलग से वो कनेक्शन था। बिजली विभाग जाकर कह रहा आपको अलग से, ये कमर्शियल में आता है, डोमेस्टिक में कनेक्शन नहीं ले सकते, आपको नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन लेना पड़ेगा। और उस पर जुर्माना ठोक दिया 1,16,000 रुपये का। जब सरकार ने ये पॉलिसी बनाई थी तो क्या उस समय सरकार ने जब बिजली की मिट्टी की जांच कराई, पानी की जांच कराई और सारी जांच कराई, क्या ये नहीं देखना था पानी किस चीज़ से देगा? आपने एक छोटी सी योजना में ध्यान नहीं दिया और किसान आज बेचारा वो इन स्थितियों के कारण ही आत्महत्या की कगार पर आ जाता है। तो आप तो इतने कितने 12 पेज 11 पेज के ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, क्या आपने सारी चीज़ें कर दी? आपने कोई निगरानी की समिति की व्यवस्था की? इसमें आपने विवाद हो गए, विवाद के सुलझाने के SDM की बात कर दी। तो मेरे कहने का मतलब है जो सुधार किए जाते हैं उनमें छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसान के लिए नुकसानदायक होती है और उस सारी असफलता का जो ठीकरा फोड़ा जाता है किसान के सिर फोड़ दिया जाता है। उस मामले में मैं एक्शन साहब से मिला तो बिजली वाले अभी वो भी क्लियर नहीं है कि हमने छापा मार के ठीक किया कि गलत किया। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दो डिपार्टमेंटों में उलझ गया किसान। लाखों की सब्सिडी है, जनता का पैसा किसान को दिया गया, कुछ सोचा ही नहीं गया। ऐसे ही वालों को ही नहीं पता कि सही नियम क्या है। हाँ, मतलब जब पॉलिसी बनाने वालों को नियम का नहीं पता, एक अनपढ़ किसान से आप कहते हैं हमने पॉलिसी बना दी और आप तरक्की करो, अब अगर नहीं करते तो आप जिम्मेदार हो। मेरे कहने का मतलब है पॉलिसी बनाते हुए ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। अध्यादेश के नियम बनाए गए, उसका विरोध हुआ, विरोध के बाद फिर दोबारा से अब वो उन नियमों को लेकर किसानों से संवाद करने की कोशिश कर। हाँ, लेकिन पहले ही ये चीज़ें क्यों ना भाई, आपके लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। कभी भी आप पत्रकारिता में समझिए, पत्रकारिता के लिए कुछ नियम बनाएंगे तो क्या सरकार को आपसे पूछना नहीं चाहिए कि आपकी दिक्कतें क्या है और आपके अधिकार और कर्तव्यों पर अगर बात होगी तो हम क्या क्या करें? आपसे पूछेंगे या आपके लिए ऑर्डर पारित कर देंगे? आपसे तो पूछेंगे। किसान के लिए अक्सर जैसे फसल बीमा योजना है, मैं वहाँ भी कहता हूँ कि अब तो वापस ले रहे हैं। देखो, इस पर कभी हम बात करेंगे। फसल बीमा योजना ऐसी योजना जो किसान के लिए, मैं कहता हूँ इन्होंने बहुत बुद्धिमान तरीके से किसान से उसका अधिकार छीना है। फसल बीमा योजना में किसान से सिग्नेटरी अथॉरिटी भी नहीं थी कि आप सीखना चाहो, आपका तो बीमा हो गया। साइनिंग अथॉरिटी भी छीन ली थी और कहने का कारण था कि किसान समझ नहीं पाता, तो गलती किसकी, समझाइए उसको। तो ऐसी चीज़ें हैं जो किसान को किसी लायक समझा नहीं जाता, इसी कारण पॉलिसियाँ गलत। और अनपढ़ किसान इनसे ज़्यादा खेती जानता है, इनसे बढ़िया खेती जानता है। एक तरफ तो बात करते हैं किसान की आय को दुगनी करने की और उसके बाद फसल जैसे बीमा योजना जो उसको भी हटाने की। देखिए, ये सब नाटक है। मैं तो ये चीज़ कहता हूँ जो किसान पर ठप्पा लगाया जाता है, आप नहीं जानते, मैं पहले भी आपसे बात की है, हम अमेरिका से आधी ज़मीन में जो वर्ल्ड बैंक की है और अमेरिका से दुगनी आमदनी दे रहा है भारतीय किसान। तो इनसे पूछकर इनकी आमदनी की हो। पहले तो एक चीज़ कहते हैं, आपने कहा है कि आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक। पहले ये निर्धारित कौन करेगा किसान की आमदनी कितनी है? क्या सरकार ने निर्धारित की कि आमदनी कितनी है?
अगर 1 एकड़ पर हिसाब किताब गिनाने लगूं मैं कितना खर्चा सबसे होगा। पहले तो आमदनी का हिसाब लिया बताइए, जाए कि पहले तो आमदनी कितनी है। आमदनी को तो परिभाषित किया जाए, किसान की 1 एकड़ से जो धान फार्मर है उसकी इतनी आमदनी है, कपास करने वाले की इतनी आमदनी है, गेहूं से इतनी आमदनी, गन्ना फार्मर की इतनी आमदनी है। उस आमदनी को निर्धारित किया जाए और बताया कि ये है, और 2022 में अगर 20,000 तो हम 40 कर देंगे। आमदनी निर्धारित नहीं और दुगनी कर रहे हैं, ये समस्या है। बिल्कुल, धन्यवाद जसवीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और ये थे हमारे साथ प्रगतिशील किसान जसवीर तंवर, जिन्होंने कल के लाठीचार्ज को लेकर अपनी निंदा भी व्यक्त की है और अध्यादेश के नियमों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी रखी है कि क्या किस तरह से अध्यादेश किसानों के लिए सही है और क्या गलत है। इन तमाम विषयों पर हमने बातचीत की जसवीर तंवर जी के साथ। फिलहाल कैथल ब्रेकिंग टीवी में खबरों के सिलसिले में इतना ही। आप देखते रहे कैथल ब्रेकिंग।